नमस्कार दोस्तों, बीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कैपेसिटेंस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है ना। और देखिए, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। ये इस प्रकार से समझिए कि आप छोटा सा टेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको कैपेसिटेंस पहले भी पढ़ा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए अब इसमें जो वीट स्टीवन सेतु का एक फिगर दिया है, इसमें पूछा है कि कैपेसिटेंस ए और कैपेसिटेंस बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, बताइए। देखिए, क्योंकि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और कि ये बैलेंस कंडीशन में है, तो सी और डी के बीच जो है कैपेसिटेंस कितना होगा, वह 0 होगा, क्योंकि सी डी के बीच जो है वह संधारित्र कार्य नहीं करेगा ना। तो अब देखिए, अब इस प्रकार हमारा ये जो C1 C2 C3 C4 है, ठीक। अब इनके ये क्या है, C1 और C2 किस में है, सीरीज में है। हम लोग देख रहे हैं कि C1 और C2 सीरीज में है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें C3 C4 को, तो ये भी सीरीज में है, ठीक। तो अब देखिए, तो इनके बीच क्या होगा, अगर C1 C2 सीरीज में है तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा तो आएगा 5 माइक्रोफैरड, ठीक। और अगर हम वहीं अगर इनकी बात करें तो ये भी आएगा 5 माइक्रोफैरड, ठीक। अब देखिए, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। कैसे, देखिए ये 5 माइक्रोफैरड आ गया, ये 5 माइक्रोफैरड आ गया। तो जब इनकी वैल्यू 5 आ गई, इनकी वैल्यू 5 आ गई, तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर है तो उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है, दिया है कि एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान कितना होता है। दोस्तों, संधारित्र में पावर फैक्टर का मान जीरो होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। 0 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। भाई, तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो इतना तो याद ही रखना चाहिए कि कैपेसिटर में करंट लीडिंग होता है वोल्टेज से 90 डिग्री, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 लीडिंग। अगला क्वेश्चन है कि फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग। कह रहा है कि एक कैपेसिटर बनाने के लिए हमें किस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक के यूज करना चाहिए, बताइए आप। देखिए, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अब इस फार्मूले से हम देख सकते हैं यहाँ परमिटिविटी की तुलना की गई है। तो परमिटिविटी की बात करें तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगी कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक भी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि 30 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है वह सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, बताइए। देखिए, क्योंकि सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका क्या हो जाएगा, 1/C1, ठीक है ना। अब 1/C2 प्लस 1/C3। तो इनकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, C इक्विवेलेंट बराबर इतना, मतलब 1/10 आ जाएगा ना। तो अब उल्टा कर देंगे इसका, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी C कैपेसिटेंस की, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरनल हीटिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। कैपेसिटर के इंटरनल हीटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो अच्छे से समझा भी दिया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग के लिए लीकेज रेजिस्टेंस जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। कह रहा है कि इन 4 जो कैपेसिटर हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में चारों दिया है, उनकी जो फिजिकल रेटिंग सेम है, ठीक है ना, आइडेंटिकल रेटिंग सेम है, लेकिन कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे छोटा है, किसकी डायमेंशन सबसे छोटी है, बताइए। देखिए, मैंने आपको जब कैपेसिटर पढ़ा रहा तो वहाँ पे बताया था कि सिरामिक कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है कि देखने में उसकी साइज़ तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वह बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिरामिक कैपेसिटर। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर 2 कैपेसिटर हैं, मान लीजिए एक कैपेसिटर तो फिक्स है और तीनों में से चाहे जो भी लीजिएगा, 2 कैपेसिटर हैं, अगर उनकी फिजिकल जो डायमेंशन है अगर सेम है, ठीक है ना, फिजिकल डायमेंशन सेम है, और पूछ लिया जाए कि उनकी रेटिंग क्या होगी, तो दोस्तों वहाँ भी मैंने आपको सिरेमिक कैपेसिटर देखने में छोटा होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन इन एयर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER ऑफ द सिरेमिक इक्वल्स टू। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है कि एक सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक के एक्रॉस जो वोल्टेज है वह वायु की तुलना में 100 गुना अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक। तो सिरेमिक का जो नया डाइलेक्ट्रिक है वो किसके बराबर होगा। देखिए, मैंने एक फार्मूला होता है, आपको बताया था कि K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ठीक है ना। तो अब देखिए, कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 गुना है, ठीक है ना। और एयर में कितना है, एयर के बारे में पूछा ही है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अब
एयर में कर रहा है 100 गुना है, तो यहाँ पे एयर कर लेंगे और यहाँ भी अपन एयर हो जाएगा, तो एयर से एयर कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, नए डाइलेक्ट्रिक की 100 गुना ही होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनरली एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज मेड टू प्रोवाइड। हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अब इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 माइक्रोफेरेड से 2000 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसा कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक एंड कैन स्टोर चार्ज। कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो 2 पैरेलल प्लेट होती हैं और वह डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है ना, और एनर्जी को स्टोर करता है, बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपेसिटर, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि कैपेसिटर क्या होता है, 2 प्लेटें हैं, ठीक है ना, और यह डाइलेक्ट्रिक से अलग किया गया है और इसी डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी स्टोर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैपेसिटर। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपेसिटर, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर द वोल्टेज अक्रॉस C1 विल बी। देखिए कह रहा है कि C1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक नॉर्मली है कि हम लोग रेजिस्टेंस में भी पढ़े थे, जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसे हम लोग वैसे ही रहने देते हैं और दूसरे को हम लोग मेजर करते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 पूछा है, तो 2 बटे, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 बटे 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 2 धन 1 अब बटे 3 गुणते 300, जितना वोल्टेज है उसे ले लेंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इसकी आ जाएगी, 3 से 300 काट देंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब 100 गुणते 2 कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरल एलिमेंट, बताइए। देखिए बाइलेटरल एलिमेंट जो होता है वह कैपेसिटेंस होता है। अब कैपेसिटेंस बाइलेटरल क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पोलरिटी होती है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, वह निश्चित नहीं होता है, उसे मतलब बदला जा सकता है, इसलिए इसे बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संधारित्र में विद्युत आवेश, कह रहा है कि एक कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइलेक्ट्रिक में संचित की जाती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि अ बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड फॉर। कह रहा है कि एक कंडेंसर बैंक, कैपेसिटर बैंक जो होता है वह लोड को अक्रॉस किस लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है। जो पावर फैक्टर होता है वो लोड के अक्रॉस मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो पैरेलल में होता है कहाँ, लाइन के अक्रॉस, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब 2 कैपेसिटर आपस में सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनका मान क्या हो जाता है। देखिए जब 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी वैल्यू जो होती है दोस्तों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो घट जाता है सीरीज में जोड़ने पर। और अगर यही रेजिस्टेंस की बात करें, अगर सीरीज में जोड़े गए हैं तो उनका रिजल्टेंट का रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ कैपेसिटर सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ फाई, द लॉस एंगल ऑफ द सेम कैपेसिटर विल बी। कह रहा है कि किसी कैपेसिटर सर्किट में करंट वोल्टेज से फाई एंगल द्वारा लीड करता है, तो उस कैपेसिटर का हानि कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, किसी करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री में। तो यहाँ पे एंगल फाई की बात किया है, ठीक है ना, ये आपका हो गया आई, ये हो गया वी, तो यहाँ पे 5 डिग्री है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 9 90 माइनस 5 एंगल, ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संधारित्र में धारा का मान I इज इक्वल टू Vm/R e⁻t/RC के द्वारा दिया जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में अधिकतम संचित ऊर्जा कितनी होगी। हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्टोर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, E बराबर हाफ CV², ठीक है ना। देखिए तो मैक्सिमम की बात किया है तो V मैक्सिमम हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन घट्टा पारचा। दोस्तों घट्टा पारचा में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह होता है कि 10,000 से 25,000 वोल्ट पर mm के बीच। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और इसकी वैल्यू घट्टा पारचा की ध्यान दीजिएगा, 10,000 से 25,000 वोल्ट पर मीटर के बीच होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आइसोलेटेड स्फीयर है जो कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रो फैराड। कह रहा है कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है, गोला है, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 50 माइक्रो पिको फैराड है। कह रहा है कि यदि इसकी पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, और तो अब इनकी चार्ज और रेडियस क्या होगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, मैंने एक नॉर्मली फार्मूला होता है Q बराबर, सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं, ठीक है ना, चार्ज की बात करते हैं तो Q बराबर क्या होता है CV। तो यहाँ पे C की वैल्यू दिया है और V की वैल्यू दिया है, तो हम लोग अगर ये इसकी वैल्यू रखने के बाद हम जो आंसर आएगा वह आएगा 0.5 माइक्रो फैरड। तो देखिए 0.5 माइक्रो फैरड कुछ भी ले लीजिए चाहे जो हो, तो ये तो सब में सेम है, ठीक है ना। अब पूछा है हमारे आप रेडियस के बारे में, किसके बारे में, रेडियस के बारे में, ठीक। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
इंटू आर, ठीक है ना। तो अब इस आर को दोस्तों यहाँ पे वी से हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो आर यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, और वी यहाँ चला जाएगा। तो इसमें अब क्यू की वैल्यू हमें पता है और इतने की वैल्यू पता है और वी की वैल्यू दिया है, तो जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस अ चेंज इन सर्किट वोल्टेज, कह रहा है कि ऐसा एक सर्किट जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज, कह रहा है कि वोल्टेज में जो परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। ये सस्ती देखिए, जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और अगर यही क्वेश्चन दे दे कि सर्किट कंपोनेंट दैट चेंज अपोजेस द चेंज इन करंट दे दे, दोस्तों क्या हो जाएगा, वोल्टेज या करंट, तो जो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना, तो वह होता है इंडक्टर, प्रेरकत्व। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज मतलब कैपेसिटेंस, करंट मतलब इंडक्टेंस। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है ना, उसे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है पूछा है, ठीक है ना। तो करंट इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम एक 20 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें तो करंट वैल्यू तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हो जाएगी, करंट वैल्यू क्या होगी, वह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्योंकि हमने आपको बताया था कि t बराबर 0 पर मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे करंट की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है, ठीक है ना। तो पहले बहुत होगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियली मतलब चरघातांकी रूप से घटेगी, फिर स्थिर अवस्था में शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एसएससी जेईई में इससे रिलेटेड कई बार यही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा करके। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरड तथा 20 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र हैं, ठीक है ना, और उनके संयोजन में 150 वोल्ट का एक ज्यामितीय वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये दो कैपेसिटर हैं और सीरीज में जोड़े गए हैं। अब इनके बीच जो वोल्टेज सोर्स है वह 150 वोल्ट का है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। तो कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र के संपर्क में कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज के बारे में पूछा है हमसे, ठीक। तो हमने आपको बताया था जिसके अक्रॉस पूछा जाए उसे कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं रखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लेते हैं। तो 10 बट्टे यहाँ पे 10 और 20, अब वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 150, ठीक है ना। तो अब देखिए 30 आ जाएगी यहाँ पे, तो 30 गुणते 5, ठीक है ना, तो 10 इंटू 5 कितना होगा 50 वोल्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू लॉसी कैपेसिटर विद इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ 0.01 एंड 0.02 आर पैरेलल, कह रहा है कि दो लॉसी कैपेसिटर हैं और उनकी जो पावर फैक्टर है वह 0.01 है और दूसरे की 0.02 है, ठीक है ना। तो उन दोनों के पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों, देखिए एक फार्मूला होता है कि पावर फैक्टर बराबर अगर एवरेज पावर फैक्टर पूछे तो होता है कि पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर 1 प्लस पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर 2/2। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू रख लेंगे 0.01 प्लस 0.02/2, ठीक है ना। जब हम अब इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह है 0.015 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को VT इक्वल टू 50 sin 2000 t वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र में प्रवाहित धारा कितने एम्पियर होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है ना। अब Q बराबर क्या होता है, CV होता है, Q बराबर CV ना, अब T, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे, CV/T, ठीक है ना। अब देखिए अब इसे हम लोग अब IT इज इक्वल टू कितना हम लोग लिखेंगे C इंटू DV, ठीक, T/dt। देखिए IT इक्वल टू C इंटू DV, अब T/dt, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले में हम लोग जितनी वैल्यू दिया है सब रख लेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वह है cos 2000t, ठीक। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्जेज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी xh। देखिए अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 होता, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे जो वोल्टेज होता है, जो हमारा करंट होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है t बराबर 0 पर, ठीक है ना। अब पूछा क्या है हमारे हमसे, t बराबर इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा है, तो वहाँ पे कैपेसिटर जो होता है वह ओपन सर्किटेड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। और इंडक्टर में इसके उल्टा होता है। अब अगला क्वेश्चन करा है कि समांतर प्लेट वाले संधारित्र में प्लेटों के बीच समांतर, जैसे ये हम लोगों का एक कैपेसिटर है समांतर प्लेट वाला है, तो अब इन प्लेटों के बीच अगर एक डूबा हुआ तेल में डूबा हुआ कागज रख दिया जाता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा है वह क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उसका विभवांतर घट जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स सर्किट इस, कह रहा है कि 1 फैरेड का कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 फैरेड है, ठीक है ना। अगर उसे हम लोग डीसी से जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर रिएक्टेंस बराबर क्या होता है 1/2πfc। अब हम जानते हैं कि डीसी में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए अब कैपेसिटर डीसी में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, तो यह बराबर 0। तो देखिए एक्सी बराबर 1/2
टू पाई एफ सी हमने बताया था। अगर अब एफ की वैल्यू 0 आ गई तो नीचे की पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटिव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइक्रो फैराड, अरे इन्फिनिटिव। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूँ। अ कविस्टर अपोजेज, कविस्टर क्या करता है, किसका अपोज करता है, चेंजिंग करंट और चेंज इन वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया था कि कविस्टर अपोजेज चेंज इन वोल्टेज, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मैंने आपको बताया था कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की पावर फैक्टर होती है वह 0 होती है। ठीक, अब 0 लीडिंग, देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन ही बताया था 0 लीडिंग। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि cos 90 बराबर कितना होता है 0 होता है, और जो करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है ना, तो cos 90 बराबर 0। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, किसी उद्योग के पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर इन एन इंडस्ट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। किसी इंडस्ट्री का है, उसे पावर फैक्टर किसे सुधारा जा सकता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो लाइन के एक्रॉस जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, बस खत्म हो गया दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा।